गुड मॉर्निंग मित्रों। धीरे धीरे आपकी खुशियां तो बढ़ रही होंगी। लॉकडाउन के तृतीय चरण में कई गतिविधियों को छूट मिल चुकी है। आप में से कई लोग ग्रीन जोन पर होंगे, कुछ ऑरेंज और रेड जोन पर भी होंगे। लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के क्रम में हर चीज़ों को, कुछ चुनिंदा चीज़ों को परमिट किया जा रहा ओपन करने का। उस समय से आपकी ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी। ज़रूरतों से ऐसे वैसा बिल्कुल कुछ मत लीजिएगा जो कल भारत में हुआ था। ओके। चलिए मित्रों, ये तो बातें कुछ और थी। हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। कल की क्लास में आप लोग ने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था, पारितंत्र स्टार्ट किया था, जिसमें पारितंत्र की संकल्पना कि पारितंत्र है क्या, किसके द्वारा यह संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। उन कंपोनेंट्स के क्रम में ही आप लोगों ने अजैविक एवं जैविक कारकों का अध्ययन किया था। पारितंत्र के अभिन्न घटकों में या पारितंत्र की महत्वपूर्ण क्रियात्मकता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कारक है ऊर्जा स्रोत। इसे तीसरे घटक के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। मित्रों, ऊर्जा स्रोत के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने चीजें पूरी नहीं की थी। एक बात और बता दूं मित्रों, कल टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारी क्लास बंद थी, उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम लोग। उसे कंटिन्यूएशन में ही आप लोग समझेंगे और आज चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज सबसे पहले क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्ड कंपोनेंट अर्थात ऊर्जा स्रोत के रूप में। तीसरे घटक ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ऊर्जा के बारे में। ओके, तो समझो मित्रों, पहले टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ना पढ़ के हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में हर बातें समझते हुए आगे हम इस सेक्शन पर प्रवेश कर जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मित्रों, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा, एनर्जी इन इकोसिस्टम। एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है एनर्जी इन इकोसिस्टम, है ना। कि पारितंत्र में ऊर्जा की भूमिका कैसी है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा के स्वरूप क्या है, ऊर्जा का मापन क्या है, ये सारी चीजें पहले इसमें समझेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो समझो, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर पारितंत्र को इकोसिस्टम, सिस्टम, पारितंत्र, यहां समझना है, तंत्र कहना है, सिस्टम कहना है, तो तंत्र का आशय होता है एक क्रमिक व्यवस्था। कल की क्लास में समझ लिया था आपने, लिंक करता हूं बस इससे। क्रमिक व्यवस्था, तो व्यवस्था को कायम करने में, व्यवस्था को कायम करने में कुछ न कुछ घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहां पर व्यवस्था किस बात की थी, दो पृथक प्रकार के घटकों के मध्य के अंतर संबंध की। यहां पहला घटक था मित्रों एबायोटिक कंपोनेंट तथा दूसरा घटक था बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक एवं बायोटिक कंपोनेंट्स के मध्य संबंध या अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था का अध्ययन ही पारितंत्र कहलाता है। तो आखिर वो व्यवस्था कौन उत्पन्न करता है, विभिन्न घटक आपस में जुड़े किन उद्देश्यों से हैं, या कि कौन इनके मध्य इन्हें जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो मित्रों, संक्षिप्त रूप में समझो कि पारितंत्र में अजैविक से जैविक, जैविक से जैविक घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऊर्जा प्रवाह को लेकर। किस बात को लेकर जुड़े हुए हैं, ऊर्जा प्रवाह को लेकर, एनर्जी फ्लो को लेकर। यह ऊर्जा प्रवाह खाद्य ऊर्जा के रूप में, पोषण ऊर्जा के रूप में प्रत्येक पोषक स्तरों में स्थानांतरित होती है। पोषक स्तरों से आशय क्या है, कैसा है, कितने पोषण स्तर हैं, इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में मित्रों हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक समाप्त होते ही हम लोग
पारितंत्र की उत्पादकता एवं पोषण स्तर का अध्ययन करेंगे। पर समझो संक्षेप में कि प्राकृतिक कारकों से खाद्य ऊर्जा का संश्लेषण किया पादप जगत ने या सूक्ष्म बैक्टीरिया ने। सूर्य से ऊर्जा लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पृथ्वी से पोषक तत्व तथा जल का अवशोषण किया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अजैविक घटकों से प्राप्त ऊर्जा का संश्लेषण ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संश्लेषण सिंथेसिस पादप वर्गों ने कर लिया। वही पादप वर्गों द्वारा संग्रहित ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा जो कि ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर निरंतर स्थानांतरित होती है। उपभोक्ताओं में आप ले सकते हैं शाकाहारी वर्ग, मांसाहारी वर्ग, सर्वाहारी वर्ग तथा इसके साथ साथ अंततः अपघटकों को आप शामिल कर सकते हैं। तो उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। इसी क्रम में विभिन्न जैविक घटक एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि जो उत्पादक समूह है, चाहे वह पादप हो या सूक्ष्म जीव हो, है ना। कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो उत्पादक वर्ग प्राकृतिक कारकों से ऊर्जा का संश्लेषण कर लेता है। अब फिर से यहां पर लौटते हैं मित्रों। तो पारितंत्र में आखिर ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहली लाइन कि पारितंत्र में विभिन्न घटकों के आपस में संयोजन या अंतर संबंध का मुख्य स्रोत ऊर्जा है। तो ऊर्जा का स्रोत, सोर्स क्या है? तो ऊर्जा के सोर्स के रूप में मित्रों कई स्रोतों को आप देख सकते हैं, जिसमें से एक है सूर्य तप, एक है सूर्य तप जिसे आप इंसुलेशन कहते हैं। दूसरा कह सकते हैं आप जैविक ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा। कई स्रोत है मित्रों। जैव रासायनिक ऊर्जा के बाद आप कह सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी अर्थात भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसके अलावा और स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा मित्रों कई रूपों में प्रकट होगी। हॉट स्प्रिंग्स के रूप में प्रकट होगी, गीजर के रूप में प्रकट होगी, गीजर जिसे आप बोलते हैं, यही प्रकट होगी मित्रों। वोल्केनोज के रूप में प्रकट होगी। कई रूपों में ये प्रकट हो सकती है, कई रूपों में आपको प्राप्त हो सकती है भूतापीय ऊर्जा। इसके अलावा इंट्रामोलिक्यूलर एनर्जी हो सकती है अंतरा आणविक ऊर्जा, अंतरा आणविक ऊर्जा हो सकती है। अर्थात पारितंत्र में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है कई स्रोतों से हो सकती है, लेकिन मित्रों इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य तप है, जिसके माध्यम से 99.9% ऊर्जा पारितंत्र के घटकों को प्राप्त होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, आप पहला पॉइंट चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य तप है, जिसे इंग्लिश में मित्रों इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थात इंसुलेशन कहते हैं। सूर्य तप से ही मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा बायोकेमिकल एनर्जी है, तीसरा जियोथर्मल एनर्जी है, तो चौथा इंट्रामोलिक्यूलर एनर्जी है। इसके अलावा भी अन्य स्रोत हैं जो पारितंत्र में ऊर्जा प्रदान करते हैं या सहयोग प्रदान करते हैं ऊर्जा के संदर्भ में। तो पहला मुख्य बिंदु इसके संदर्भ में यह हुआ। अब ऊर्जा के संदर्भ में दूसरा बिंदु क्या होता है? पारितंत्र के संदर्भ में मैंने कहा था कि यह एक ओपन तंत्र है। पारितंत्र के बारे में या कि आगे की कक्षाओं में मैं समझाऊंगा अगर पीछे बात नहीं हुई तो, कि पारितंत्र एक खुला तंत्र है मित्रों, एक ओपन सिस्टम है। खुला तंत्र का मतलब होता है कि उसमें ऊर्जा का अंतर प्रवाह मतलब इनटेक, इनपुट तथा ऊर्जा का बहिर्प्रवाह आउटपुट, इनपुट एवं आउटपुट निरंतर बना रहता है। अर्थात अगर वह ऊर्जा
प्राकृतिक घटकों से प्राप्त करता है, तो अंततः प्राकृतिक घटकों से प्राप्त खाद्य ऊर्जा, खाद्य रासायनिक ऊर्जा विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से फिर से ही प्रकृति में विसर्जित कर दी जाती है। अर्थात यह अंतर प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह, इनफ्लो एंड आउटफ्लो निरंतर बना रहता है। इसीलिए दूसरी महत्वपूर्ण लाइन, सब कुछ लिखते चलेंगे। मित्रों, आपको मैंने पहली क्लास से समझाया है यह बात कि मेरी कक्षा में जब भी बैठेंगे तो पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जिससे प्रत्येक महत्वपूर्ण लाइन आप स्वयं लिखते चले जाएं। यह भी आपको मैंने बताया था कि यहां स्लाइड्स या पीपीटी के रूप में बहुत सारी बातें नहीं दी गई होंगी, उनको आपको लिखते चले जाना है। ओके मित्रों, तो आइए यहां फिर से, अंतर प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह निरंतर बना रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि पारितंत्र एक खुला तंत्र है। अब तीसरे नियम के संदर्भ में चलते हैं, ऊर्जा के संदर्भ में मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है और तीसरे से ही चौथे को जोड़ देना है, तीसरे से ही चौथे को जोड़ देना है। तो तीसरा नियम क्या है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकीयता के दो महत्वपूर्ण नियमों का अनुसरण करता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकीयता के दो महत्वपूर्ण नियमों का पालन करता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, दो महत्वपूर्ण कौन कौन से नियम है मित्रों? तो पहला नियम यहां पर समझना, पहला नियम समझना, आप लोगों ने बहुत पहले से छोटी कक्षाओं से, 6th क्लास से आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, पहला नियम बता रहा हूं आपको, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही विनष्ट होती है, ना उत्पन्न होती है, ना ही विनष्ट होती है, बल्कि एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश के क्रम में, एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश के क्रम में इसका रूपांतरण होता है, इसका रूप परिवर्तित होता है। पहला नियम फिनिश, अर्थात ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट होती है। बस फर्क ये आता है कि जब भी यह विभिन्न पोषक स्तरों में प्रवेश करती जाती है तो इसका रूप बदलता जाता है, इसका स्वरूप बदलता जाता है। तो दूसरा नियम क्या है मित्रों? ध्यान से समझो। दूसरे नियम को एक सीरीज पहले मैं दिखाता हूं और सीरीज दिखाने के क्रम में दूसरा नियम आप यहां पर ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। पहले इसे हटा दें, चलो। देखो, शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, आरंभ से ही। मान लो मित्रों, यहां कोई वनस्पति जात है, घास है, कुछ भी है, वृक्ष है ना, सब कुछ ऐसा कुछ है। मान लो यहां पर कोई वनस्पति उगी हुई है। ओके, अब वनस्पति के संदर्भ में देखना, वनस्पति क्या कर रही है कि इसे प्राप्त हो रहा है सूर्य से लघु तरंगीय विकिरण, शॉर्ट वेव रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, जिसे आप सोलर रेडिएशन कहते हैं। साथ साथ में क्लास के साथ साथ ये सारी चीजें बनाते हुए चले जाएंगे। ओके, इसने लिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इसको प्राप्ति हो गई, इसने लिया मृदा से जल H2O ग्रहण कर लिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? और इसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसका निर्माण किया मित्रों? खाद्य ऊर्जा का निर्माण किया, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक समय विशेष पर पादप वर्ग द्वारा एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया गया। आपको मित्रों एक बात और तथ्य के स्तर पर समझा दूं कि ऊर्जा का मापन हमेशा कैलोरी में किया जाता है, जिसे आप कैलोरी कहते हैं। तो ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है? यह भी फैक्ट आप लिखेंगे कि ऊर्जा का मापन पारितंत्र में कैलोरी नामक इकाई से किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि यह वनस्पति एक निश्चित समय पर 1000 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। 1000 कैलोरी, ये लो मैंने लिख दिया यहां पर। ओके, अब आगे देखो, आगे सीरीज आगे बढ़ेगी। ओके, देखो मित्रों कैसे कैसे
अब इसे जब ये यहां पर पादप था, उत्पादक होगा, तो आपको पता है अगर भोजन बनने वाला हो, इस समय कोरोना महामारी के क्रम में तो आप और प्रकार से समझ पा रहे होंगे, जहां पर भोजन वितरण के केंद्र होते हैं लोगों के हुजूम टूट पड़ते हैं। इसी तरह से यहां पर देखेंगे, जहां पर भोजन बनाने वाला होगा, भोजन की उपलब्धता होगी, वहां भोजन को ग्रहण करने वाला वर्ग भी आएगा। तो भोजन को ग्रहण करने वाला वर्ग यहां पर आया मित्रों, शाकाहारी वर्ग आया। ये लो, शाकाहारी, जिसे आप लोग हर्बीवोरी कहते हैं, शाकाहारी आया, हर्बीवोरस आ गया। अब समझना मेरी बात, शाकाहारी वर्ग होगा तो इसे खाने वाला और साथ साथ वनस्पतियों को खाने वाला, दोनों को खाने वाला एक वर्ग यहां पर होगा, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं, सर्वाहारी वर्ग कह सकते हैं। सर्वाहारी दोनों को खा जाएगा। सर्वाहारी किसको खा जाएगा, शाकाहारी वर्ग को भी खा जाएगा, मांसाहारी वर्ग को खा जाएगा, दोनों को खा जाएगा। और अगर इस सीरीज को और सरल बनाना है तो सर्वाहारी को हटा दो, यहां पर आप लगा दो कि यहां एक कोई मांसाहारी वर्ग है, मांसाहारी वर्ग है, और इसके भी ऊपर बैठा दो कि कोई उच्च मांसाहारी वर्ग है, उच्च मांसाहारी वर्ग है। ऐसा ऐसा कोई एक सीरीज बन रही है, ऐसी कोई एक श्रेणी बन रही है। अब इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है मित्रों, यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। दो बातें एक साथ में समझाने जा रहा हूं। पहले ऊष्मागतिकीयता का दूसरा नियम, तो दूसरा लिंडमैन के 10% का नियम, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। यहां पर मैं इनका नाम लिख रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण, LINDEMAN। लिंडमैन ने किस प्रकार से 10% का नियम दिया था, 10% लॉ दिया था, आप इससे समझ पाओगे, इस श्रेणी से समझ पाओगे, ओके, श्रृंखला से समझ पाओगे। तो देखो कैसे मित्रों, उत्पादक से विभिन्न क्रम के उपभोक्ताओं में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन ऊष्मागतिकीयता का द्वितीय नियम, ऊर्जा स्थानांतरण के क्रम में, ऊर्जा स्थानांतरण के क्रम में कुछ मात्रा का क्षय हो जाता है। नष्ट नहीं होती कभी ऊर्जा, डिके हो जाती है, कुछ मात्रा का क्षय हो जाता है। इसलिए द्वितीय पोषण स्तर में समान ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अर्थात अगर यहां घास ने 1000 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की थी, तो शाकाहारी वर्ग में 1000 कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। क्या होगा, इसकी कुछ मात्रा का डिके हो जाएगा, इसकी कुछ मात्रा का क्षय हो जाएगा। तो डिके कैसे होगा, क्षय कैसे होगा, दो प्रक्रियाओं से। एक उपापचयी तथा श्वसन की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म, एक्शन एंड रेस्पायरेशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से, श्वसन क्रियाओं के माध्यम से, तथा दूसरा जैव अपघटन, बायोटिक डिकम्पोजिशन, जैव अपघटन, बायोटिक डिकम्पोजिशन आदि से ऊर्जा की कुछ मात्रा का क्षय हो जाता है। समान ऊर्जा शाकाहारी वर्ग में प्रवेश नहीं करती है। तो यहां पर देखो, अब देखो, मैं एक चित्र के माध्यम से फिर से इसे और क्लियर करना चाहूंगा कि इसने उत्पन्न की ऊर्जा तो निश्चित रूप से वनस्पति जगत ने श्वसन किया होगा, निश्चित रूप से वनस्पति जगत में जैव अपघटनी प्रक्रियाएं हुई होगी, बायोटिक डिकम्पोजिशन, जैव अपघटनी प्रक्रियाएं हुई होगी, या अपघटन बस लिख सकते हो, जैव अपघटन प्रक्रियाएं घटित हुई होगी। यहां पर श्वसन के साथ इस क्रिया को उपापचय भी लिख सकते हैं, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं आप लोग। तो श्वसन प्रक्रिया, उपापचय प्रक्रिया तथा जैव अपघटन प्रक्रिया से वनस्पति जगत ने अगर 1000 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की थी, तो मित्रों ध्यान रखना,
इसका 90% क्या हो जाता है, इस प्रक्रिया द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, इस प्रक्रिया द्वारा कंज्यूम हो जाता है। तो मित्रों एक लाइन में समझना, अगर 90% कंज्यूम हो गया तो ट्रांसफर कितने परसेंट हुआ, केवल 10% का ही ट्रांसफर हुआ। 10% ट्रांसफर होने का मतलब है कि यहां पर पहुंची केवल 100 कैलोरी एनर्जी। ओके, देखना लिंडमैन के 10% का नियम इससे कैसे जुड़ रहा है। फिर से शाकाहारी वर्ग था, शाकाहारी वर्ग ने भी यही दोनों प्रक्रियाएं की, श्वसन, उपापचय तथा जैव अपघटन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से शाकाहारी वर्ग द्वारा भी 90% ऊर्जा कंज्यूम कर ली गई। तो ट्रांसफर हुई शेष ऊर्जा की मात्रा, ट्रांसफर हुई शेष ऊर्जा की मात्रा यहां देखेंगे मित्रों केवल 10%। ये जो 10% ट्रांसफर हुई, तो यहां 100 कैलोरी का 10% केवल 10 कैलोरी इस पर ट्रांसफर हुआ। फिर से मित्रों ट्रांसफर के बाद देखो, जो निम्न स्तर का मांसाहारी वर्ग था, इसमें भी यह दोनों प्रक्रियाएं क्रियाशील हुई। दोनों प्रक्रियाओं से यहां भी 90% एनर्जी कंज्यूम कर ली गई। तो शेष बची ऊर्जा में से आप यहां इसे देख सकते हो कि शेष बची ऊर्जा में से यहां भी 10% का स्थानांतरण हुआ। जो 10% हुआ तो 10 कैलोरी का 10% आया 1 कैलोरी एनर्जी। इसका मतलब आप देख सकते हो मित्रों कि प्रत्येक पोषण स्तर में, उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं की ओर, प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% हो रहा है। 90% एनर्जी उसी वर्ग द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं से कंज्यूम कर ली जाती है। तो यह 10% स्थानांतरण के नियम को ही लिंडमैन महोदय ने 10% का नियम कहा था। देखो एक बार में फिर से रिवीजन, पारितंत्र की क्रियात्मकता को बनाए रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ऊर्जा स्रोत की है। तो दूसरा पॉइंट, पारितंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य तप है। इसके अलावा भी अन्य घटकों से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु मुख्य स्रोत सूर्य है। तो तीसरा पॉइंट, पारितंत्र में ग्रहण की गई ऊर्जा का मापन कैलोरी से किया जाता है, कैलोरी नामक इकाई से किया जाता है। तो चौथा पॉइंट मित्रों आता है कि ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में ऊष्मागतिकीयता के मौलिक नियमों को, 2 मौलिक नियमों का अनुसरण किया जाता है। तो पहला मौलिक नियम कि ऊर्जा न तो निर्मित होती न ही विनष्ट होती, बल्कि एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होते हुए केवल उसका स्वरूप परिवर्तित होता है। बहुत सिंपल है। अगर स्टैटिक ऊर्जा है तो मैकेनिकल में चेंज हुई, मैकेनिकल ऊर्जा है तो यहां पर कई स्तर पर आप देख सकते हैं। तो थर्मल में चेंज हुई, थर्मल है तो इलेक्ट्रिक में चेंज हुई, इलेक्ट्रिक है मतलब उसका केवल स्वरूप बदलता है। मित्रों समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? केवल स्वरूप बदलते चले जाते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी ऊर्जा एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में, एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करती है तो वह संपूर्णता से प्रवेश नहीं करती है, उसकी अधिकांश मात्रा का डिके हो जाता है, वह कंज्यूम की जाती है। वह मात्रा 90% है। तो स्थानांतरण के लिए बची हुई मात्रा कितनी होती है? केवल 10% बची हुई होती है। अर्थात प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% हो रहा है। इसे ही लिंडमैन महोदय ने 10% का नियम कहा था। क्या कहा था मित्रों? इसे 10% का नियम कहा था। मित्रों इसके बाद अंतिम हमारा जो इसमें नियम है, आप लोग समझ सकते हैं कि पारितंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा का निरंतर अंतर प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह बना रहता है।
इसके साथ साथ मैंने आपको ये एक रफ डायग्राम इसमें बनाकर दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। यहाँ उपभोक्ताओं में आप किसी का नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ गाय रख दो, यहाँ पर भेड़िया रख दो, तो यहाँ पर बाघ, शेर इत्यादि आप रख सकते हो। आप उस हिसाब से भी इसे आप देख सकते हो। ओके मित्रों, तो ऊर्जा के क्रम में यहां पर बातें इतनी ही करनी है हमें। यहां कोई किसी प्रकार की समस्या तो शेष नहीं रह गई है। ओके मित्रों, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मित्रों, वो होगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर। ऊर्जा से रिलेट करके ही इसको भी देखना है। देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दिस वन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार। ठीक है ना मित्रों, चलो इसको पढ़ते हैं। अब देखो प्रकार का वर्गीकरण कैसे होगा, बहुत सरलता से समझना प्रकारों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा। देखो आपको मैंने समझाया कि पारितंत्र में क्रियात्मकता का मुख्य स्रोत ऊर्जा है। पारितंत्र में क्रियात्मकता का मुख्य स्रोत ऊर्जा है। तो ऊर्जा की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, उस स्रोत के आधार पर हम पारितंत्र को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पारितंत्र की क्रियात्मकता को बनाए रखने के लिए प्राप्त होने वाला या उपलब्ध ऊर्जा स्रोत का सोर्स क्या है, आखिर वो कहां से प्राप्त हो रहा है। वो सोर्स प्रकृति उपलब्ध करा रही है या वो सोर्स मानव उपलब्ध करा रहा है। ध्यान रखेंगे, आप जिस प्रकार के भी सिस्टम को सोच पा रहे हो उसमें से मैक्सिमम सोर्स प्रकृति है। जैसे कैसे समझो, प्रकृति एवं मानव दोनों के बारे में मैं अंतर समझाने का कोशिश करता हूं। इस क्लासरूम में मैं इंटर किया, चारों तरफ से ये बंद दीवारें हैं मित्रों, चारों तरफ से ये बंद दीवारें हैं। बंद दीवारों में कहीं से बाहर से वेंटिलेशन नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशनर सिस्टम यहां पर लगाना था। बाहर का वेंटिलेशन ना होने के कारण इसके तापमान को अनुकूलित करना, तापमान अर्थात ऊर्जा, बहुत अच्छे से समझ लेना मित्रों, तापमान अर्थात ऊर्जा, इसके तापमान को हमें बैलेंस करना है, तापमान ऊर्जा को नियंत्रित करना है, तो हमने लगा दिया एयर कंडीशनर सिस्टम। जैसे ही हमने एयर कंडीशनर सिस्टम लगाया तो वातावरण यहां का हमारे अनुकूल हो गया, लेकिन इस अनुकूलता में योगदान प्रकृति का नहीं था, बल्कि इसमें हमारी क्रियात्मकता की भूमिका थी। इसलिए जो ये क्लास का पारितंत्र है वह मित्रों प्राकृतिक पारितंत्र नहीं, बल्कि वह कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कहलाएगा। मित्रों बचपन में आप याद करो उस गुरुकुल की शिक्षा के बारे में, जिसमें हम कहते थे कि अरण्यक में ज्ञान लिया जाता था, वनों में ज्ञान लिया जाता था, शिष्य गुरु के पास जाता था, गुरु वन प्रदेश में प्रकृति की गोद में शिक्षा प्रदान करते थे। अगर हम वो शिक्षा ले रहे थे, वहां हमें प्राकृतिक वायु, प्राकृतिक तापमान, प्राकृतिक घटकों से चीजें मिल रही थी, तो वो हमारे लिए जो पारितंत्र था वन का पारितंत्र, तो वन का पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र था। बड़े पहले सहजता से समझो, फिर उसकी टेक्निकलिटी पर प्रवेश करते हैं। कक्षा रूम का बनाया गया पारितंत्र हमारा पारितंत्र है, हमने उस पर इंटरफेयर किया है, उसके तापमान को हमने नियंत्रित किया है, उसकी आर्द्रता को हमने नियंत्रित किया है। अगर उसमें नियंत्रक की भूमिका में मानव है तो मित्रों पारितंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा, वह कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। लेकिन हम वन प्रदेश में हैं, हम घास के मैदान में हैं, हम समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, वहां हमें जो तापमान प्राप्त हो रहा है, वहां हमें जो आर्द्रता प्राप्त हो रही है, वह तापमान, आर्द्रता इत्यादि, चाहे बारिश हो चाहे किसी भी घटक की बात करें, इत्यादि का नियंत्रक
कारक प्रकृति है, इसलिए वह पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र है। समझ में आई मित्रों बात मेरी? टेक्निकलिटी की ओर आइए। कोई भी पारितंत्र जिसमें ऊर्जा प्रवाह तथा ऊर्जा नियंत्रक की भूमिका में प्रकृति है, उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहा जाएगा। तो दूसरा, वह कोई भी पारितंत्र जिसकी क्रियात्मकता को बनाए रखने में ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में भूमिका मानव की होती है, मानवीय गतिविधियों का इंटरफेयर होता है, उसे मित्रों कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे पारितंत्र के दो अंग हो जाते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मित्रों दो प्रकारों की हमने बात की, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र की। पुनः इसे हम पृथक पृथक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम बात करें कृषि पारितंत्र की, अगर हम बात करें अंतरिक्ष पारितंत्र की, अगर हम बात करें टेक्नो इकोसिस्टम की, कैसे मित्रों? बड़े अच्छे से पहले आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को समझो, तब इसे विस्तार से इधर की ओर समझते हैं। देखो ध्यान से यहां पर, अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो उदाहरण मैंने शुरू में दिया, हमारी आवाज क्लासरूम में नहीं पहुंच रही थी, आवाज साउंड वेव्स भी मित्र एनर्जी है, ऊर्जा भी एक, मेरी आवाज भी एक ऊर्जा है। मेरी आवाज आप सब तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए मित्रों मैंने ये माइक लगा लिया, मैंने एक ये माइक्रोफोन लगा लिया, मैंने एक ऑडियो सिस्टम लगा लिया। मैं आप तक नहीं पहुंच सकता था, मेरी शैक्षणिक ऊर्जा इस कोरोना महामारी के दौर में आप तक नहीं पहुंच सकती थी। उसके लिए हमने यह जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा लिया, कैमराज लगा लिए और टेली एजुकेशंस आपको देने लगे। समझने की कोशिश करिएगा, जहां मैं खड़ा हूं बहुत ही गर्मी लग रही थी, उस गर्मी को ठीक करने के लिए मैंने फैन लगा लिया, पर सफोकेशन कम नहीं हो रहा था, ह्यूमिडिटी अधिक हो रहा था, मैंने एयर कंडीशनर सिस्टम लगा लिया। अर्थात हमने आपके पास तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया, और यह प्रत्येक माध्यम मानवीय तकनीकी ज्ञान पर आधारित है। यह प्रत्येक माध्यम मानवीय तकनीकी ज्ञान पर आधारित है। तकनीकी ज्ञान पर आधारित होने के कारण ही मित्रों, होने के कारण ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को टेक्नो इकोसिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इसे टेक्नो इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मित्रों टेक्नो इकोसिस्टम हो गया। अब इस टेक्नो इकोसिस्टम में माइक्रो से लेकर मैक्रो तक कुछ भी हो सकता है। माइक्रो रीजन में लेकर मैंने अभी आपके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया, मेसो के रूप में मैंने एक लेक्चर हॉल का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो मैक्रो रीजन के रूप में हम क्या स्थापित कर सकते हैं? आपको एग्जांपल दे सकते हैं, मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए मैक्रो आर्टिफिशियल रीजन, मैक्रो टेक्नो इकोसिस्टम, मानव अपने जीविकोपार्जन, गुजर बसर तथा जीवन को सफल सहज बनाने के लिए मित्रों रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करता है। रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करता है। सॉरी मित्रों, जस्ट रुकेंगे सेकंड्स के लिए। ओके, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, रोटी के लिए अर्थात भोजन के लिए वह कृषि कार्य करेगा, खेती करेगा। अब देखो खेती कैसे भी हो सकती है, वो खाद्यान्न उत्पादन के रूप में हो सकती है, फलोत्पादन के रूप में हो सकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? साग सब्जी उत्पादन के रूप में हो सकती है, प्लांटेशन क्रॉप हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के खेती कुछ भी हो सकती है, लेकिन सब कुछ वह कृषि है। मछली का पालन भी किया जाना भी कृषि है।
तो मानो इस प्रकार से कोई भी गतिविधि कर रहा है, समझने की कोशिश करिएगा मित्रों, उसे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में रखते हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या हो गया मित्रों? क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, कृषि भूमि का पारितंत्र। कौन सा हो गया ये? कृषि भूमि का पारितंत्र हो गया। और मैंने आपको समझाया कि वह किसी प्रकार का कृषि मैदान हो सकता है। अब इसको हमने आर्टिफिशियल क्यों कहा? क्योंकि उसमें दाने या बीज हमने आरोपित किए, बीज अच्छे से उग सके इसलिए पहले जुताई खेत की हमने की, बीज अच्छे से पनप सके इसलिए उर्वरक हमने मिलाए, बीज को कोई भी कीट पतंगों का प्रकोप से बचाना है इसलिए मित्रों पेस्टिसाइड्स हमने डाले हैं, खरपतवार न्यूट्रिशंस अधिक ना ले ले कि बीजों के लिए न्यूट्रिशंस की कमी हो जाए, इसलिए उसमें हर्बिसाइड खरपतवार नाशी हमने डाले। अर्थात हमने उस बीज के पनपने तथा विकसित होने के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई हैं। इसलिए क्रॉपलैंड इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, उदाहरण कहलाएगा। आगे मित्रों बात को समझना है, आगे बात को समझना है। हमने क्या किया? हमने जब भोजन की व्यवस्था हो गई, भोजन की एकाकी व्यवस्था होने लगी, तो हमने अपने लिए आवास बनाई, छाया बनाई। प्रकृति के प्राकृतिक क्रियाओं के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कैसे? बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, छाया चाहिए। धूप अधिक हो रही है, धूप के प्रभाव से हम बीमार हो रहे हैं, छाया चाहिए। तो हमने अपने लिए आवासीय इकाई बनाई मित्रों। आवासीय इकाइयों का समूह सेटलमेंट कहलाया। सेटलमेंट दो प्रकार का होता है, एक रूरल सेटलमेंट, एक अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन सेटलमेंट में दो बातों को लेकर अंतर है। कौन सी दो बातों को लेकर अंतर है? कि जो ग्रामीण अधिवास हैं, ग्रामीण अधिवासों में तकनीकी क्रियाओं का योगदान कम है, प्राकृतिक क्रियाओं का योगदान अधिक है। फिर भी घर हमने बनाया है, घर में जरूरत की चीजें हमने 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 पैदा की हैं, जरूरत की चीजें या हमने इकट्ठा की हैं। चूंकि वहां की क्रियाओं पर भी हमारा योगदान है, इसलिए वह भी कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण हुआ। उन चीजों के एकत्रण में तकनीकी का सहारा लिया, टेक्नो इकोसिस्टम हुआ। तो मित्रों दूसरे तरफ अगर हम अर्बन सेटलमेंट की बात करें, नगरीय अधिवास की बात करें, तो नगरीय अधिवास तुलनात्मक रूप से हाईली टेक्नो इकोसिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि यह सब कुछ उच्च तकनीकी आधारित होता है। नगर मित्रों उच्च तकनीकी का द्योतक या प्रतिबिंब होते हैं। तो समझो मेरी बात मित्रों, अधिवास के संदर्भ में भी रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण हुए। मित्रों वर्तमान में मानव अपने आवास या अपनी क्रियाएं केवल धरातल तक नहीं बना रखा है, उसने अपनी चीजों को केवल धरातल तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि वह अंतरिक्ष की ओर भी जाने लगा है। वह अपना दस्तक अंतरिक्ष में भी दे दिया है। अंतरिक्ष में भी वह अपने अनुकूल एक पारितंत्र का निर्माण तकनीकी के प्रयोग से कर रहा है। तो मानव ने जो निर्मित किया अंतरिक्ष का अपना एक पारितंत्र, वह भी कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो मित्रों पहला हो गया यहां पर क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, तो दूसरा हो गया सेटलमेंट इकोसिस्टम। सेटलमेंट इकोसिस्टम। तो तीसरा इसमें हो गया स्पेस इकोसिस्टम। स्पेस इकोसिस्टम। इस प्रकार से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या टेक्नो इकोसिस्टम के तीन वर्ग मैंने बताए यहां पर, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, सेटलमेंट इकोसिस्टम एंड स्पेस इकोसिस्टम। इसी के साथ मित्रों हमारा एक पक्ष समाप्त हो गया। एक पक्ष समाप्त हुआ। पारितंत्र के दो प्रकार थे, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। तो कृत्रिम को हमने फिनिश किया। हमने देखा कि इन सब घटकों के विकास में मानवीय क्रियाओं का प्रमुख योगदान होता है। ओके मित्रों, जब आपने इतना समझ लिया तो इसके बाद हम दूसरे पक्ष की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके दूसरे अंग की ओर प्रवेश करते हैं और दूसरा है प्राकृतिक पारितंत्र।
जिसकी विनियामक इकाई, जिसमें विनियामक की भूमिका प्रकृति निभाती है, मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। अर्थात उसके घटकों के विकास में संपूर्ण प्राकृतिक दशाओं का योगदान होता है। जहां जनन विभव से लेकर प्राकृतिक प्रतिरोध तक की प्रत्येक क्रियाएं प्रकृति आरोपित करती है, ऊर्जा आपूर्ति प्रकृति द्वारा होती है, मानवीय क्रियाएं वहां पर किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करती हैं। प्राकृतिक पारितंत्र को मित्रों अगर हम धरातल के संदर्भ में देखें तो पृथ्वी सतह पर उपलब्ध है मुख्य रूप से दो प्रकार के क्षेत्र। एक तो है जल क्षेत्र, तो दूसरा है स्थल क्षेत्र। मंडलों के संदर्भ में तो हम तीन प्रकार के मंडलों की बात करते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। बात कर भी सकते हैं, यहां प्राकृतिक पारितंत्र में तीनों की बात कर सकते हैं, लेकिन मित्र संदर्भ विशेष में यहां आते हैं तो पहले मुख्य रूप से हम दो के बारे में बात करें। तो पहला जो स्थल से संबंधित पारितंत्र है उसे स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। कौन सा इकोसिस्टम कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में मित्रों इसे पहले हटा देते हैं जिससे आप में क्लैरिटी रहे जानने की। मित्रों लिखते चल रहे हैं, सब कुछ है नहीं, साथ साथ लिखते चलिएगा, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब हम मित्रों पढ़ रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम, और नेचुरल इकोसिस्टम में सबसे पहला हमने बात की स्थलीय पारितंत्र की। स्थलीय पारितंत्र को किस नाम से हम जानते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहला है स्थलीय भाग, तो स्थलीय भाग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हुआ। दूसरा है जलीय भाग, जलीय भाग को मित्रों हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं, जलीय पारितंत्र कहते हैं। तो दिस वन इज सेकेंड पार्ट, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम ये देखें मित्रों आप, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो सेकेंड इज एक्वाटिक इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र, तो दूसरा जलीय पारितंत्र। अब मित्रों पारितंत्र के संदर्भ में आपको पता है कि पारितंत्र एक बायोम क्षेत्र है, एक जीवोम क्षेत्र है, जहां विभिन्न प्रकार के अजैविक घटक हैं तथा ऊर्जा का प्रवाह भी प्राप्त हो रहा है। जीवोम से आशय केवल मित्रों मेरा इतना है यहां पर कि पारितंत्र क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का जैविक समुदाय प्राप्त होता है। तो जैविक समुदायों की उपस्थिति के आधार पर, और उपस्थिति में दो बातों का ध्यान रखेंगे मित्रों, बी अटेंटिव हियर। किन दो बातों का ध्यान रखेंगे? पहली लाइन याद रखेंगे, जंतुओं का स्वभाव कैसा है, पादप वर्ग का स्वभाव कैसा है। तो दूसरा, उनका वितरण कितना प्राप्त होता है। तो ध्यान से, जीव जंतुओं के स्वभाव एवं उनके वितरण के आधार पर दो बातें, जीव जंतुओं की प्रकृति कैसी है और उनकी संख्या कैसी है। इकोलॉजिकल पॉपुलेशन आप लोग पढ़ चुके हो, और उसमें आपने इकोलॉजिकल डेंसिटी का भी कंसेप्ट पढ़ा है। तो उनका वितरण कैसा है, इन दो आधारों पर मित्रों स्थलीय पारितंत्रों को मुख्य रूप से हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। जल्दी बताओ मित्रों, स्थलीय पारितंत्र कितने वर्गों में विभाजित हो गया? तीन वर्गों में विभाजित हो गया। इसे क्लासिफाई हमने किया थ्री सब टाइप्स में। तो कौन कौन से वर्ग हैं मित्रों? तो सबसे पहला, स्थल में जो पारितंत्र का विशिष्ट स्वरूप और वृहद स्वरूप प्राप्त होता है वह है वनों का पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन सा हो गया? वन पारितंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सबसे वृहद मात्रा में हम क्या देखते हैं यहां पर? दूर दूर तक फैला हुआ वन प्रदेश, तो वन का पारितंत्र हो गया। वनों के अलावा हम कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं मित्रों जहां वृक्षों की कमी है, वृक्षों के स्थान पर झाड़ियां तथा घास की बहुलता है। घास के बहुलता वाले क्षेत्र के पारितंत्र को हम घास मैदान का पारितंत्र कहते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम कहते हैं। तो पहला हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो दूसरा हो गया ग्रास लैंड इकोसिस्टम, तो तीसरा ऐसा होता है मित्रों जहां पादप एवं जंतु वर्गों की कमी है। ऐसा नहीं कि अनुपस्थित है, पादप एवं जंतु वर्गों की कमी है, परंतु कम मात्रा में प्राप्त होते हैं।
उस पारितंत्र को मरुभूमि पारितंत्र कहते हैं, डेजर्ट लैंड पारितंत्र, डेजर्ट लैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। तो मित्रों, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। यहां पर फर्स्ट, यहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट यहां शुरू करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यह हमारा वन का पारितंत्र हुआ। सेकेंड नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो थर्ड नंबर करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड। इस रूप में आप देखने की कोशिश करें। वन पारितंत्र, घास मैदान का पारितंत्र तथा मरुभूमि का पारितंत्र। मित्रों, इसको इतने में मैं काम नहीं चलाऊंगा आपको थोड़ा सा और आगे जानना होगा। आपका अधिकार बनता है और आगे जानने का, और आपकी आवश्यकता भी है यहां पर और अधिक जानने की। तो पारितंत्र के संदर्भ में वनों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? क्या विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक एक ही प्रकार का वन प्राप्त होता है? क्या पर्वतों के गिरिपादीय क्षेत्र से लेकर पर्वतों के शीर्ष तक एक ही प्रकार का वन प्राप्त होता है? मित्रों, यहां पर समझो, थोड़ा सा बोर्ड में आते हैं। ओके, दिस वन, इसे पहले हटा दें, तब समझते हैं दोनों बातों को कि वन पारितंत्र को हम लोग कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे मित्रों। जितना अच्छे से इधर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उतना ही अच्छे से हमारी जो कल की क्लास तो नहीं, बट जो नेक्स्ट क्लास होगी वह पारितंत्र की क्रियात्मकता से आरंभ होगी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है मित्रों। अब जैसे आप बढ़ रहे हैं, अभी तो हमारी जो चल रही थी बेसिक बातें चल रही थी, अभी कल भी हो सकता है एक क्लास हम बेसिक्स पर लें, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप आना शुरू होंगे मित्रों कोरल्स पर, जैसे ही आएंगे आप मैंग्रोव्स पर, उसी के साथ करेंट्स की चीजें आनी शुरू होगी। कैसे मैंग्रोव्स का कंजर्वेशन करना है, कैसे कोरल का कंजर्वेशन करना है, इनकी अगर हानि हो गई, क्षति हो गई, तो इनका इंपैक्ट किस प्रकार से पड़ेगा स्थलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, प्रकृति के प्रत्येक घटक क्यों संतुलन पर रहना चाहिए, यह प्रत्येक बातें मित्रों आप आगे की क्लास में निरंतर समझेंगे। आपको बता दूं मित्रों, ये क्लास की गंभीरता और गहनता दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्लास की शुरुआत हमेशा हल्की चीजों से की जाती है, बेसिक चीजों से की जाती है। वही बेसिक चीजें अभी आपके साथ चल रही थी। तो मित्रों, वन के बारे में हमें बात करनी थी, तो हम अगर आपको समझाएं कि आप जानते हैं कि अगर हम संपूर्ण पृथ्वी को ले लें, मान लो दिस वन इज माय अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के संदर्भ में आप देख पा रहे हो कि ये विषुवत रेखा है जो कि संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। अगर हम देखें कि इसे कटिबंधीय दृष्टिकोण से पृथक करें, तो विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, बहुत अच्छे से मुझे इससे समझेंगे मित्रों। मुझे ये पता है आप लोग क्लाइमेटोलॉजी में ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में समझाने के लिए आपके साथ वह कुछ विद्यार्थी भी होंगे जिन्हें कुछ बातें भूल गई होंगी, उन्हें मैं केवल रिकॉल करवाना चाहता हूं। मित्रों, यह वह पेटी है जहां सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत तो नहीं, बट शब्द में जोड़ रहा हूं, लगभग लंबवत होती हैं। आपको पता है कि सूर्य विषुवत रेखा पर पृथ्वी के झुकाव के साथ साथ परिक्रमण एवं घूर्णन के कारण सालों भर विषुवत रेखा में नहीं रहता, बल्कि आभासी रूप से, वास्तविक रूप से नहीं, बल्कि आभासी रूप से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की ओर भ्रमण करता है। उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने की दशा को उत्तरायण, और सदर्न हेमिस्फीयर में जब जाएगा उसे क्या कहेंगे? दक्षिणायन की दशा कहेंगे। तो दोनों ही क्रम में यह विषुवत रेखा के पास से लगभग गुजरता रहता है, इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि विषुवत रेखा के समीप वह सालों भर लगभग बना रहता है। इसलिए यहां तापमान, यहां आर्द्रता, यहां वर्षा की मात्रा अर्थात प्रेसिपिटेशन इत्यादि सर्वाधिक होता है। और चूंकि यह विषुवत रेखा के समीप है, इसलिए मित्रों कहते हैं इक्वाटोरियल जोन विषुवतीय क्षेत्र। इक्वाटोरियल जोन विषुवतीय क्षेत्र, इस विषुवतीय क्षेत्र में पनपने वाला वनस्पति समुदाय युक्त वन
इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट कहलाता है, विषुवतीय वर्षा वन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? ये विषुवतीय वर्षा वन कहलाता है, विषुवतीय वर्षा वन कहलाता है, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट कहलाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं मित्रों, और आगे बढ़े और देखो यहां पर हम पहुंचे 30 डिग्री नॉर्थ तक और इसी क्रम में 30 डिग्री साउथ तक, 30 डिग्री साउथ तक। इस 30 डिग्री नॉर्थ, ध्यान से समझते जाएंगे मित्रों सारी चीजें, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में पूरी की पूरी पेटी में तो स्थलखंड होगा नहीं। अब जहां स्थलखंड है, मान लेते हैं मित्रों कि इस भाग पर स्थलखंड पाया जा रहा है, दिस वन इज लैंड पार्ट, ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, दिस वन इज लैंड पार्ट। इसके अलावा मित्रों इधर की ओर का भाग सागर है, यहां का भाग सागर है। ठीक प्रकार से इसे समझ लेंगे मित्रों, जिससे वन, मरुद्यान, घास का मैदान, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। जरूरत हो तो आप अपना ये चित्र भी ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, यहां पर दोनों ही गोलार्धों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महाद्वीपों के मित्रों, ध्यान से समझेंगे, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अपतटीय व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ऑन शोर ट्रेड विंड, ऑन शोर ट्रेड विंड, अपतटीय व्यापारिक पवनों के प्रभाव से मॉनसून टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। इसलिए यहां पर पाया जाने वाला वन मॉनसून फॉरेस्ट कहलाता है। मॉनसून फॉरेस्ट अगर आपसे कोई पूछता है किस पेटी में पाया जाता है, तो 10 से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में हमेशा पाया जाता है। इसके विकसित होने का कारण ऑन शोर ट्रेड विंड है, अभी तटीय मतलब तट की ओर आने वाली व्यापारिक पवने हैं। ओके मित्रों, समझते जाना मित्रों, ये तो बहुत डिटेल से और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाने वाला सेक्शन है, पर ये सब आप लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ चुके हैं, केवल आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं। आगे देखो, यहां पर यहां भी व्यापारिक पवन है जो कि अपतटीय है। और आगे देखो, यही व्यापारिक पवन, इसे और क्लासिफाई चलो कर देते हैं थोड़ा सा पहले। यस, दिस वन एंड दिस वन। सपोज ये पार्ट हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ए पार्ट, इसको नाम दे दिया बी पार्ट, इसको नाम दे दिया सी पार्ट। महाद्वीप 3 भागों में बट गया, ए, बी एंड सी, 3 भागों में बट गया। अब देखो, यही व्यापारिक पवन मित्रों, ग्रीन कलर से मैंने ट्रेड विंड बनाया है, यही व्यापारिक पवन जब इस पूर्वी भाग से होते हुए आंतरिक भाग में प्रवेश करेगी तो मित्रों एक शब्द होता है कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, महाद्वीपीयता प्रभाव, महाद्वीप से बना महाद्वीपीयता प्रभाव, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। अर्थात जब पवनें सागर से आर्द्रता लेकर चलती हैं तो जैसे जैसे महाद्वीप के आंतरिक भागों में प्रवेश करती जाती हैं उनकी आर्द्रता में कमी आती जाती है। जैसे जैसे महाद्वीप के आंतरिक भागों में प्रवेश करती जाती है उनकी आर्द्रता में कमी आती जाती है। इस प्रक्रिया को ही महाद्वीपीयता प्रभाव कहा जाता है। तो महाद्वीपीयता प्रभाव के कारण वर्षा की मात्रा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, इसी पेटी में, सेम पेटी 10 से 30 डिग्री के मध्य आंतरिक भागों में कम हो जाती है। और मित्रों आपको बता दूं, वर्षा अधिक होगी तो वनस्पतियों के लिए आर्द्रता अधिक उपलब्ध होगी। अधिक आर्द्रता अर्थात वृक्ष बड़े होंगे, वनस्पतियां सदाबहार प्रकृति की होंगी। लेकिन आर्द्रता कम होगी तो बड़े वृक्षों के विकास के लिए आर्द्रता उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर मित्रों घास उगने लगती है। और घास उगने वाला जो यह प्रदेश है, इस प्रदेश को मित्रों कहा जाता है सवाना ग्रासलैंड। इसे कहा जाता है सवाना ग्रासलैंड। इसे आप ट्रॉपिकल जोन में है
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है तो इसे आप उष्ण कटिबंधीय घास मैदान भी कह सकते हैं। दूसरा फैक्ट मित्रों, पहला था 10 से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मानसून प्रकार के वन, तो दूसरा फैक्ट इसी पेटी में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्ण कटिबंधीय घास मैदान या सवाना घास मैदान की प्राप्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, यही पवनें जो यहां पवन देख रहे थे आप, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड जैसे ही पश्चिमी भाग में प्रवेश करती हैं तो पश्चिमी भाग में मित्रों ये स्थल से सागर की ओर जाती हैं। पूर्व में देखो सागर से स्थल की ओर आ रही थी, जिन्हें हमने ऑनशोर विंड्स कहा था। पश्चिम की ओर देखो यह स्थल से सागर की ओर जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? ऑफशोर ट्रेड विंड। अब तटीय व्यापारिक पवनें, यह मित्रों आर्द्रता तो लेकर नहीं ही आती हैं, बल्कि स्थल में भी जो आर्द्रता रहती है शेष, उस आर्द्रता को भी बहाकर सागर की ओर ले जाती हैं। इस क्षेत्र में आर्द्रता की अत्यधिक कमी हो जाती है। आर्द्रता की कमी के कारण मित्रों यह क्षेत्र कैसा होता है? डेजर्ट हो जाता है। तो ये डेजर्ट लैंड है मित्रों, मरुभूमि क्षेत्र है। क्योंकि उष्ण कटिबंध में है इसलिए इसे ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि कहते हैं। क्योंकि मित्रों इस मरुभूमि के निर्माण में व्यापारिक पवनों का योगदान है, ट्रॉपिकल जोन में है व्यापारिक पवनों का योगदान है, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहा जाता है, व्यापारिक पवन मरुभूमि भी कहा जाता है। यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? व्यापारिक पवनों के अपतटीयता प्रभाव के कारण निर्मित किया गया है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रेड विंड डेजर्ट्स आदि नामों से जाना जाता है। आपके पास 4 प्रकार के जैव क्षेत्र प्राप्त हो गए मित्रों, विषुवतीय वर्षा वन का क्षेत्र, मानसून वन का क्षेत्र, सवाना घास का क्षेत्र, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का क्षेत्र। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। ओके, चलो एक एक करके एक एक क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ रहे हैं जब, तो पहुंचते हैं यहां पर 60 डिग्री के आसपास। 60 डिग्री ये हो गया नॉर्थ, यहां पर 60 डिग्री साउथ। अब मैं मित्रों एक ही हेमिस्फीयर में बताऊंगा, सेम आप दूसरे तरह के दूसरे हेमिस्फीयर में भी चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। 60, 66.5 भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आर्कटिक सर्कल और यहां अंटार्कटिक सर्कल को भी आप ले सकते हैं। अब समझो यहां जो 60 डिग्री नॉर्थ है मित्रों, इसमें बड़ी अद्भुत क्रियाएं घटित होती हैं। इसे हमको हालांकि अगर बांटें तो इसे 2 भागों में बांटना चाहिए। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इस पूरी पेटी को मित्रों। पर शीतोष्ण कटिबंध की पेटी 2 प्रकार की होती है, एक वार्म टेम्परेट तो दूसरा कूल टेम्परेट या कोल्ड टेम्परेट। अर्थात एक गर्म शीतोष्ण कटिबंध तो दूसरा ठंडा शीतोष्ण कटिबंध होता है, जिन्हें विभाजित करने वाली रेखा 45 डिग्री की होती है। नॉर्थ में है तो नॉर्थ, साउथ में है तो साउथ। अब देखना ध्यान से, अगर इसके संदर्भ में देखें तो अब फिर से आएंगे इसी तरह से। अगर अब इसे हमको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाते, ABC लिखा रहने देते हैं मित्रों, कोई नहीं, आप समझिए नीचे वालों के लिए है। अगर इस संदर्भ में देखें कि यहां पर प्राप्त हो रहा है लैंड पार्ट, यहां प्राप्त हो रहा है लैंड पार्ट, तो इस लैंड पार्ट की देखो विशेषता समझना क्या होगा। इसे भी 3 भागों में बांट दें, इसे 3 भागों में बांट दें तो मित्रों इसके पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय वन प्राप्त होते हैं, तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होंगे। यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है मित्रों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और यहां चाइना टाइप क्लाइमेट होता है। चाइना टाइप क्लाइमेट है जहां पर मिक्स्ड फॉरेस्ट जोन होता है, मिश्रित वन प्राप्त होते हैं। अगर मित्रों इस क्षेत्र को हम और आगे बढ़ाएं और आगे 66.5 या 60 तक ले जाएं, तो 60 तक ले जाते समय आप मेरी बात यहां बहुत ही ध्यान से समझेंगे मित्रों, 66.5 तक भी ले जा सकते हैं। इसके मित्रों पूर्वी भाग में यहां ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट प्राप्त होती है, तो यहां भी मिश्रित वन है।
विभिन्न प्रकार के मिश्रित वन प्राप्त होते हैं। तो मित्रों इसके पूर्वी भाग में यहां पर टेम्परेट डेजर्ट मिलेगा, यहां पर लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट होगा। और आगे अगर मित्रों बढ़ते हैं तो यहां 60 से 70 डिग्री के मध्य यहां पर पूरे इस भाग में टैगा फॉरेस्ट मिलते हैं, जिन्हें बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसके ऊपर का सारा क्षेत्र पोलर डेजर्ट कहलाता है, टुंड्रा डेजर्ट्स कहलाता है। तो इस प्रकार से विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने के क्रम में जलवायु बदलती है। जलवायु का अर्थ है उसके मूल घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षा की मात्रा आदि बदलते हैं, जिसके प्रभाव से वनस्पति एवं जंतुओं के स्वभाव में परिवर्तन आता है। यह चीज मित्रों मैंने आपको समझाई। अब हम लौटते हैं अपने पीछे, अपने टॉपिक में लौटते हैं। जैसे ही हम टॉपिक में लौटेंगे तो देखो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में थे मित्रों, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के संदर्भ में सबसे पहले पढ़ना था हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में को इसी संदर्भ में हम कई भागों में बांटते हैं, तो कौन कौन से भाग इसके हो सकते हैं मित्रों? तो यहां समझने की कोशिश करेंगे। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। वन पारितंत्र को कितने भागों में बांटेंगे? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसे मित्रों हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बायोम प्रदेश में। देखेंगे अति सघन वन है, वनस्पतियों का आच्छादन उच्च है, सघनता इतनी अधिक है कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक जुम्मे से ही पहुंच पाता है, बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। देखो यहां पर अत्यंत सघन है। इसमें आप देख सकते हैं ढेर सारी बेल एवं लताएं प्राप्त होती हैं। इसमें आप देख रहे हैं बेल एवं लताओं को ही आप क्लिम्बर्स के नाम से जानते हैं, लियनाज के नाम से, क्लिम्बर्स एंड लियनाज मिल रहे हैं। तो यहां पर मित्रों इन वृक्ष की टहनियों में उगे हुए छोटे छोटे पादप वर्ग देख पा रहे हो, जिन्हें एपिफाइट्स कहा जाता है, अधिपादप कहा जाता है। तो पहला आता है वन पारितंत्र के अंतर्गत इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। क्या आता है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो दूसरा इसमें से आता है मित्रों मॉनसून फॉरेस्ट। इस चित्र से आप देख सकते हो कि वन की सघनता कम हो गई। जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना, आर्द्रता तुलनात्मक रूप से कम हो रही है, तापमान बढ़ा है, अर्थात तापमान के कारण तापमान तथा आर्द्रता का संबंध देखें तो यहां वर्षण प्रभाविता कम है, तो वनों की सघनता भी कम हो जाती है। इसलिए आप थोड़ा सा खुले बल के रूप में देख सकते हैं। हालांकि मॉनसून फॉरेस्ट को भी दो भागों में बांटते हैं, एक मॉइस्ट या वेट मॉनसून फॉरेस्ट, तो दूसरा होता है ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट। पर आप केवल यहां इस एक ही रूप में देखो। इसके सर्वोत्तम उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे, सागौन का वन, टीक का वन, चंदन का वन। ये सागौन हो गए, साल हो गए, चंदन हो गया, ये जो सारे प्रकार के वन है, आपको ये साल का वन दिख रहा है मित्रों, ये साल का पेड़ है। तो ये सारे प्रकार के जो वन प्रदेश प्राप्त होते हैं, यह मानसून वनों के अंतर्गत आते हैं। मानसून की पेटी कहां है आप देख चुके हो मित्रों। आगे देखो आप ध्यान से, आगे देखो। नेक्स्ट अगर वनों के संदर्भ में आप देखोगे तो आपको क्या मिला? टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट मिल रहे हैं मित्रों। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग बनाई गई हो। टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट है, ये भी खुले वनों के रूप में प्राप्त होंगे। ये भी मिश्रित वन है, खुले वन है, सदाबहार प्रकृति के दिखाई देंगे आपको, है नहीं? मिश्रित में क्या होंगे? कुछ तो डेसिडुअस होंगे, कुछ सदाबहार प्रकृति के होंगे, है ना? कुछ चौड़ी पत्तीदार होंगे, कुछ शंकुधारी होंगे, इसीलिए तो मिश्रित है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट है मित्रों, इसके अंतर्गत मिक्स्ड फॉरेस्ट आएगा, इसके अंतर्गत मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आएंगे, भूमध्य सागरीय वन आएंगे, चीन तुल्य जलवायु के मिश्रित वन आएंगे, इसके अंतर्गत ही ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र के मिश्रित वन आएंगे, मिक्स्ड फॉरेस्ट आएंगे। मित्रों यही वन क्षेत्र है, ब्रिटिश वन क्षेत्र है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जोन का ही वन क्षेत्र है, जहां जाइंट सिकुआ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, बहुत ही सुंदर वन क्षेत्र मित्रों, बहुत ही सुंदर वन क्षेत्र।
तो आगे हम देखें इसमें आगे, तो नेक्स्ट कौन सा हमारा वन प्रदेश है मित्रों? ये बोरियल फॉरेस्ट है, ये लीजिए, ये टुंड्रा वन है। बोरियल, सॉरी हमने टुंड्रा बोला, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, ये टैगा वन है, शंकुधारी वन है। देखो यहां पर सारी वनस्पतियां शंकुधारी मिलेंगी। अगर टेम्परेट रीजन में विलो पॉपुलर पाया जाएगा तो यहां पर क्या पाया जाएगा? अगर टेम्परेट रीजन में मित्रों चेस्टनट पाया जाएगा, मैपल पाया जाएगा, तो यहां पर क्या पाया जाएगा? ध्यान से देखो, सिडार होगा, यहां पर पाइन होगा, यहां पर सिल्वर पर होगा, यहां पर जूनीफर होगा। समझ रहे हैं? शंकुधारी वनस्पतियां, देवदार होंगे यहां पर मित्रों। तो शंकुधारी वनस्पतियों का क्षेत्र है जिसे टैगा वन या बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे मित्रों, बोरियल फॉरेस्ट केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बोरियल फॉरेस्ट कहां केवल पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? उसका कारण है कि 60 से 70 डिग्री के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की अनुपस्थिति है। हम यहां टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब स्थलखंड है ही नहीं, दक्षिण महासागर हिलोरे लेता है जिसे सदर्न ओशन कहते हैं, तो जब भूमि ही नहीं है तो वन कैसा होगा? इसीलिए यह केवल उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होता है। आपके लिए फैक्ट्स है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से आप देखें मित्रों कि अगर वन पारितंत्र को हम विभाजित करें मुख्य वर्गों में, तो सबसे पहला विषुवतीय वर्षा वन लिखते चले जाएंगे, दूसरा मानसून वन, तो तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय वन जिसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, तो चौथा मित्रों आता है टैगा वन या बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मित्रों आपने इस वन को 4 भागों में बांटकर देखा है। अब आगे फिर से हम मित्रों आते हैं, देखो ध्यान से, वन पारितंत्र के अलावा हमने अपना जो दूसरा पारितंत्र देखा था वह ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखा था। कौन सा इकोसिस्टम है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। देखो ध्यान से, जहां पर वर्षा की मात्रा उच्च है, जहां पर आर्द्रता की उपलब्धता अधिक है, वहां पर बड़े बड़े वृक्षों का विकास होगा, ट्री होंगे, श्रब्स होंगे, हर्ब्स होंगे, बुशेज होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जहां आर्द्रता की मात्रा कम है मित्रों, या वर्षा तो ठीक है लेकिन तापमान अधिक है जिससे वर्षण प्रभाविता कम है, तो वर्षण प्रभाविता कम वाले क्षेत्रों में या आर्द्रता की मात्रा कम वाले क्षेत्रों में बड़े वृक्षों का विकास नहीं होगा। छोटी छोटी हर्ब्स होंगी, घास होगी मित्रों, श्रब्स होंगी, बुशेज होंगे, है ना? वह क्षेत्र घास से युक्त होगा, दूर दूर तक फैला हुआ घास का मैदान होगा, यत्र तत्र बिखरी हुई कुछ झाड़ियां प्राप्त होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इधर उधर कुछ बिखरी हुई झाड़ियां प्राप्त होंगी, दूर दूर तक फैले हुआ घास का मैदान प्राप्त होगा। इस प्रकार के पारितंत्र को घास मैदान का पारितंत्र कहते हैं मित्रों। पृथ्वी में घास मैदान का पारितंत्र मुख्य रूप से, घास मैदान का पारितंत्र मुख्य रूप से मित्रों 3 प्रकार का, ये कि इसको भी चलो 4 प्रकार में बांट देते हैं, 4 प्रकार में ही मैंने बांट दिया। घास मैदान भी 4 प्रकार का प्राप्त होता है, लिखते चलेंगे। घास मैदान भी 4 प्रकार का प्राप्त होता है। किताबों में मित्रों आपको 2 प्रकार का मिलेगा, लेकिन मैं इसे 4 वर्गों में कैसे बांट कर दिखाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो ग्रासलैंड आएगा, देखो यहां पर ध्यान से, जो पहला ग्रासलैंड आएगा वो पहला ग्रासलैंड आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसे आप लोग मित्रों सवाना घास का मैदान कहते हैं। देखो ये चित्र, पहला ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जिसे हम लोग सवाना ग्रासलैंड कहते हैं मित्रों। इसे आप भली भांति प्रकार से देख सकते हो, भली भांति प्रकार से देख सकते हो कि दूर दूर तक फैला हुआ घास का मैदान है। यहां पर कुछ बिखरी हुई झाड़ियां यहां वहां, जिसे मैंने शब्द उपयोग किया कि यत्र तत्र बिखरी हुई झाड़ियां दिख रही हैं। यहां भी देख सकते हो, ये पूरा देखो घास है, यहां पर बगुला है, हिरण का झुंड है, यहां पर देखो विशिष्ट प्रकार की झाड़ियां हैं। और झाड़ियों का यहां स्वभाव होता है मित्रों कि इनके
तने अत्यंत कठोर हैं, छाल कठोर है, जड़ें मूसलाकार हैं। समझ रहे हैं? टैब रूट सिस्टम ही है। रूट सिस्टम के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको जब मैंग्रोव वेजिटेशन में आऊंगा। तो जो टैब रूट सिस्टम पाया जाता है उसमें जड़ें मूसलाकार है। मूसलाकार से मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, जड़ें कुछ ऐसी प्राप्त होंगी, जड़ें कुछ ऐसी लंबी गहरी चली जाएंगी, और इन लंबी गहरी जड़ों में भी कुछ इस तरह से कई जड़ें यहां पर निकलकर बिखरी हुई होंगी, कुछ ऐसा होंगी जड़ें। दिस वन इज कुछ ऐसी जड़ें होंगी, कुछ ऐसी फैली हुई होंगी। इन जड़ों को कहा जाता है गहरी लंबी मूसलाकार जड़ें, टैप रूट सिस्टम। दिस वन इज TAP, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा तो जड़ें गहरी एवं मूसलाकार होंगी जल की प्राप्ति के लिए, पोषक तत्वों के लिए। वनस्पतियों के तने कठोर छाल से ढके हुए होंगे तथा मित्रों देखो पत्तियां छोटी होंगी, झाड़ियां कांटेदार होंगी, पत्तियां छोटी होंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? इनका शीर्ष फ्लैट है। अद्भुत सी बात है मित्रों कि इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले जो वृक्ष होंगे, झाड़ियां होंगी, इनका शीर्ष फ्लैट नजर आ रहा है आपको। ओके, तो ये पारितंत्र है जहां घास की प्रमुखता है। घास की प्रमुखता के साथ मित्रों यहां जो घास पाई जाती है मुख्य रूप से लंबी घास है, रूखी है, मतलब कठोर है, लंबी है, रूखी है, जिसमें पोषकता की कमी है। देखो कुछ घास है जिसको कम मात्रा में खाएं पोषण अधिक मिलेगा, कुछ घास है जिसको अधिक मात्रा में खाएंगे तब भी पोषण कम मिलेगा। और यह रूखी, लंबी, निम्न पोषण से युक्त घास हाथी घास कहलाती है। किस नाम से जानी जाती है? एलिफेंटाइटिस ग्रास कहलाती है मित्रों, यह हाथी घास कहलाती है। अपने यहां इसका उदाहरण सवाई, सलाई एवं सरपट घास के रूप में देख सकते हैं। भारत में हालांकि जो सवाना घास का मैदान पाया जाता है वो सेकेंडरी सक्सेशन का उदाहरण है। सक्सेशन प्रक्रिया आप लोग पढ़ेंगे 2 से 3 कक्षाओं के बाद, अनुक्रमण की प्रक्रिया, पारिस्थितिक अनुक्रमण। लेकिन जो सवाई, सलाई घास, सरपट घास है लगभग उसके सिमिलर प्राप्त होती है। ये कौन सी घास? सवाना घास प्राप्त होती है मित्रों। तो आप इसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो घास मैदान के पारितंत्र का दूसरा उदाहरण कौन सा है? दूसरा उदाहरण है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान का। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को मित्रों दुनिया के प्रत्येक भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में यह घास का मैदान स्टेपी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यूरोप में? स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी। अगर उत्तर अमेरिका में देखेंगे यही घास का मैदान प्रियरी नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में इस घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में मित्रों यह वेल्ड कहलाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में इससे मिलता जुलता सिमिलर ग्रासलैंड मित्रों कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैंटरबरी का घास मैदान जाना जाता है। यह संपूर्ण घास का मैदान मित्रों 2 क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। पहला तो खाद्यान्न उत्पादन तथा दूसरा पशुपालन के लिए। देखो इसकी विशेषता क्या है, कितनी सुंदर घास की टेक्सचर दिखती है मित्रों। यह हमेशा मुलायम रहेगी। देखो अगर वर्षा और आर्द्रता की तुलना करोगे तो वर्षा की मात्रा सवाना घास भूमि में 100 सेंटीमीटर की है, यहां 60 से 80 सेंटीमीटर ही है, परंतु फिर भी यह मुलायम है, उच्च पोषकता से युक्त है, हरी है। ऐसा क्यों? कारण है कि जिस क्षेत्र में है वहां तापमान तुलनात्मक रूप से कम है। तापमान कम होगा तो कम वर्षा पर भी वर्षा की प्रभाविता अधिक बनी रहेगी। तो उच्च वर्षण प्रभाविता के कारण यह मुलायम उच्च पोषकता से युक्त घास कारपेट लैंड की भांति दिखती है। ओके मित्रों, तो घास भूमि के पारितंत्र का दूसरा वर्ग कौन सा हो गया आपका? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो तीसरा वर्ग होता है मित्रों जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है या कि टैगा के समीपी भागों पर पाया जाता है।
इसे कहते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तीसरा मैंने इसमें चित्र में नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन तीसरा आप यहां पर देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, जिसे आप किस नाम से कहेंगे? अल्पाइन ग्रासलैंड के नाम से जानेंगे, अल्पाइन घास मैदान कहेंगे। तो चौथा भी वर्ग मैंने यहां पर बताया, आपको याद रखने में सरलता हो कि वन का पारितंत्र 4 भागों में बटा, घास का पारितंत्र भी 4 भागों में बटा, तो चौथा होता है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मीडोज का घास का मैदान। मीडो, MEADOWS, मीडोज ग्रासलैंड मित्रों, यह पर्वतों की चोटियों के समीप जहां पर हिम टोपियां पाई जाती हैं, हिम टोपियों के समीप पाया जाने वाला घास का मैदान है। इस प्रकार से घास मैदान का पारितंत्र भी 4 भागों में बट गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, अल्पाइन ग्रासलैंड और चौथा मीडोज ग्रासलैंड। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स को फिनिश किया, तो तीसरा आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेजर्ट इकोसिस्टम। कौन सा पार्ट आता है तीसरा? डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट वह क्षेत्र है जहां वनस्पतियों तथा जंतुओं का वितरण अत्यंत कम पाया जाता है, जहां वनस्पतियों एवं जंतुओं का वितरण अत्यंत कम पाया जाता है, जिसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मुख्य रूप से 2 हैं। पहला आर्द्रता की कमी, दूसरा मृदा में पोषक तत्वों की कमी। वैसे भी मित्रों आपको बता दें, अगर आर्द्रता कम होगी, तापमान उच्च होगा, तो जैविक क्रियाएं निम्न होंगी, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो जाएगी, पोषकता की मात्रा कम होगी। तो आर्द्रता एवं पोषकता की कमी से मित्रों वनस्पतियों का विकास निम्न होता है, जंतुओं का वितरण निम्न पाया जाता है। तो वह भौगोलिक प्रदेश जहां वनस्पतियों एवं जंतुओं का वितरण अत्यंत ही विरल प्राप्त होता हो, तथा जो पारितंत्र इनकी विरलता के कारण अत्यंत ही भंगुर हो, भंगुर मतलब फ्रेजाइल, उस फ्रेजाइल पारितंत्र को ही डेजर्ट लैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। डेजर्ट लैंड इकोसिस्टम को मित्रों आप चित्र में देख सकते हैं। इसे भी हम कई भागों में बांटेंगे, जैसे पहला ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो दूसरा टेम्परेट डेजर्ट, तो तीसरा पोलर डेजर्ट। 3 भागों में बांटेंगे, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर। समझ में आ गई मेरी बात? तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहां होता है? वही आपने अभी देखा, 10 से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, जिसे आप ट्रेड विंड डेजर्ट्स के भी नाम से जानते थे। तो इसका देखो स्वभाव, दूर दूर तक रेत का समंदर लगा पड़ा है। समंदर से कंफ्यूज मत होइएगा, दूर दूर तक रेत का भंडार है। ये सैंड ड्यून्स आपको दिख रहे हैं, और सैंड ड्यून्स के पास वहीं पर वनस्पति जगत की प्राप्ति होती है जहां ओयासिस दिख रहा है। देखो मित्रों, यहां पर जो ये आपको ब्लू वाटर दिख रहा है, ये मरुद्यान है। क्या है ये? ओयासिस है, मरुद्यान है। मरुद्यानों के समीप ही यह वनस्पतियों के झुरमुट आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अब डेजर्ट जोन में देखो कि आर्द्रता एवं पोषकता की कमी के कारण यहां पर कैक्टस प्रजाति की वनस्पतियां उगती हैं। देखो ये विभिन्न कैक्टस प्रजातियां हैं, आप अकेशिया देख सकते हो, आप नागफनी को देख सकते हो, आप विभिन्न कैक्टस प्रजातियां आपको यहां पर दिख रही हैं। बड़ी वनस्पतियों का विकास यहां पर नहीं होता है। तो ये है मित्रों आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इकोसिस्टम वितरण सब कहां है, सबकी प्राप्ति करेंगे, सब पढ़ेंगे आप मित्रों बायोम्स क्षेत्र में इन सब के वितरण को। तो नेक्स्ट आता है टेम्परेट डेजर्ट। उसके बारे में मैंने कहा कि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में वह प्राप्त होता है 45 से 60 डिग्री के मध्य। तो मित्रों लास्ट आता है टेम्परेट के बाद चौथा, जिसे पोलर डेजर्ट या टुंड्रा डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं। पोलर डेजर्ट या टुंड्रा डेजर्ट्स मित्रों आपको बता दूं कि सालों भर तापमान निम्न है, वर्षा जब भी हो रही है हिमवृष्टि के रूप में हो रही है, स्नोफॉल के रूप में हो रही है। तो देखो ये आइस कैप्ड रीजन है, हिम आच्छादित क्षेत्र है। तापमान इतना निम्न है, माइनस से हमेशा मित्रों 40 डिग्री, -40, -60, -80 ऐसा तापमान जाता है।
तो तापमान इतना निम्न है कि मृदा में उपस्थित जल, जिसे हाइड्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं, तो मृदा में उपस्थित जल भी हिमकणों में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी जिसका मृदा जल हिमकण के रूप में प्राप्त होता है, उसे परमाफ्रॉस्ट सॉइल कहते हैं। तो मित्रों, ये परमाफ्रॉस्ट सॉइल का क्षेत्र है। ओके, कैसी मिट्टी का क्षेत्र है? परमाफ्रॉस्ट सॉइल का क्षेत्र है, जहां जीवों के विकास की अनुकूल दशाएं नहीं है। कुछ खुली हुई ढाल युक्त चट्टानों में मांस एवं लाइकेन जैसा सूक्ष्म जीव प्राप्त होगा, प्रकाश संश्लेषी जीव प्राप्त होगा, मांस एवं लाइकेन प्राप्त होगी। कुछ विचरणकारी जंतु वर्ग होगा, जैसे पोलर फॉक्स, पोलर बियर, रेंडियर, कैरिबाऊ, सील, वॉलरस, पेंगुइन तथा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स प्राप्त होंगे। इस प्रकार का जंतु समूह होगा, लेकिन मित्रों अत्यंत विरल दशा में प्राप्त होता है। इसलिए इसकी भी तुलना हम किससे करते हैं? डेजर्ट से करते हैं। दोनों पोल के संदर्भ में डेजर्ट से करते हैं। उत्तर में होगा तो आर्कटिक टुंड्रा डेजर्ट हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा तो अंटार्कटिक टुंड्रा डेजर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर इसे पोलर डेजर्ट कहते हैं। इस प्रकार से मित्रों हमारा स्थलीय पारितंत्र समाप्त हुआ। लेकिन अब दूसरा हमारा पारितंत्र का इसमें जो आएगा भाग, वह है जलीय पारितंत्र का। संक्षेप में समझो मित्र 10 मिनट में, फिर जलीय पारितंत्र में से मुख्य पारितंत्र को हम एक अलग कक्षा के अंतर्गत भी समझेंगे। देखो यहां ध्यान से, पीछे लौटते हैं हम लोग अपने मूल टॉपिक पर जहां थे। अगर हम पारितंत्र के संदर्भ में इसे विभाजित किए करें जलीय पारितंत्र को, तो जलीय पारितंत्र भी मित्रों पुनः दो वर्गों में बट जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम, देखो यहां कैसे दो वर्गों में बट रहा है। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का भाग होगा स्वच्छ जल का पारितंत्र, तो दूसरा लवणीय जल का पारितंत्र या सागरीय जल का पारितंत्र। दो भाग इसके बहुत ही सामान्य तरीके से और बेहतर तरीके से देखेंगे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलीय पारितंत्र कितने भागों में बटा है? ठीक प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। देखिए, इसे दो भागों में बटा है। एक स्वच्छ जल का पारितंत्र, तो दूसरा सागरीय जल का पारितंत्र। तो स्वच्छ जल का पारितंत्र धरातल में मित्रों कैसा प्राप्त होता है? सागर में तो मिलेगा नहीं। धरातल में कैसा प्राप्त होता है? तो मित्रों आपको बता दूं, यह दो प्रकार का होगा, या कि प्रवाहित हो रहा होगा या स्थिर होगा। या कि प्रवाहित हो रहा होगा या स्थिर होगा। तो मित्रों ध्यान से समझना मेरी बात। प्रवाहित जल का पारितंत्र मित्रों बहुत सिंपल। अगर हम लोग बचपन में धरती में लेटकर लुढ़कते थे, तो उस क्रिया को लेमैन में अपने उत्तर भारत में कहते थे लोटना। लोटना, लुढ़कना, आगे बढ़ना, लोटना। आपकी याद करने के लिए बात बता रहा हूं, इसका संबंध ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रवाहित जल के पारितंत्र को मित्रों लैटिन भाषा में कहते हैं, लोटना से याद रखना, प्रवाह मतलब लोट रहा है, ऐसा याद रखना। तो प्रवाहित जल के पारितंत्र को लैटिन भाषा में कहते हैं लोटिक वाटर इकोसिस्टम। ये लो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दिस वन इज फर्स्ट लोटिक वाटर इकोसिस्टम। वह जल का पारितंत्र जो प्रवाहित जल से बनता है। तो क्या है इसका उदाहरण? नदियां हैं, जल सरिताएं हैं, झरने हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं और वाटरफॉल्स हैं मित्रों। तो ये सारे क्षेत्र लोटिक वाटर इकोसिस्टम के उदाहरण हैं, लोटिक वाटर इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। तो दूसरा कौन सा जल हो सकता है स्वच्छ जल में से जो स्थिर है? पहला तो प्रवाहित जल का पारितंत्र हुआ, तो दूसरा स्थिर जल का पारितंत्र। तो स्थिर जल के पारितंत्र में क्या क्या आ सकता है मित्रों, पहले समझ लो, फिर इसका दूसरा नाम बताते हैं। स्थिर जल के पारितंत्र में तालाब है, पोखर है, बांध है, जलाशय है, और एक और वर्ग आएगा मित्रों जिसे इस फ्लो चार्ट में अलग करके दिखाया है, पर आपको मैं अलग नहीं एक साथ पढ़ाऊंगा। वह स्थिर जल जो जल एवं स्थल के मध्य संक्रमणशील क्षेत्र की भूमिका निभाता हो, उसे वेटलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। वेटलैंड्स कंसेप्ट आप बायोडायवर्सिटी में मित्रों अलग से भी पढ़ोगे।
तो स्थिर जल के पारितंत्र में वेटलैंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिजर्वायर हैं, डैम हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जिन्हें लैटिन भाषा में लेंटिक वाटर इकोसिस्टम कहते हैं मित्रों। तो पहला था लोटिक वाटर इकोसिस्टम, दूसरा हुआ लेंटिक वाटर इकोसिस्टम। इसमें पोन्ड्स, लेक्स, रिजर्वायर्स सब कुछ आ जाएंगे। और मित्रों जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स को भी हम इसी में शामिल कर देंगे। तो स्थिर जल का पारितंत्र और प्रवाहित जल का पारितंत्र, ये दोनों अंग किसके हो गए? स्वच्छ जल के पारितंत्र के हो गए, जिन्हें लैटिन भाषा में लोटिक वाटर इकोसिस्टम एवं लेंटिक वाटर इकोसिस्टम कहा जाएगा। तो आगे बात करते हैं मित्रों, सागरीय जल के पारितंत्र में सागरीय जल को अगर हम बांटे, गहराई के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं मित्रों। एक सैलो वाटर इकोसिस्टम, तो दूसरा डीप वाटर इकोसिस्टम। सागरीय जल में छिछले जल का पारितंत्र जो कि सर्वाधिक समृद्ध होगा, तथा गहरे जल का पारितंत्र जहां जीवों की संख्या कम होगी। कल की क्लास में मित्रों चीजें बड़ी स्पष्टता से बताई जाएंगी, क्योंकि उसमें हम बहुत ही स्पष्टता से पढ़ेंगे सागरीय जैव पारितंत्र। कल की क्लास ही हमारी डेडिकेटेड होगी सागरीय जैव पारितंत्र पर। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास। और कल की ही क्लास में हम लोग समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन। कल की ही हम लोग क्लास में समझेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इकोसिस्टम। कल की ही क्लास में हम लोग समझेंगे मित्रों व्हाट इज द इकोलॉजिकल रूल्स या इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। बहुत महत्वपूर्ण बातें पढ़ने जा रहे हैं हम। पहले आज की बातों को करिए कंप्लीट, फिर लास्ट में एक बार हम बताएंगे कल क्या क्या पढ़ेंगे। तो मित्रों सागरीय जल के पारितंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक छिछले जल का पारितंत्र सैलो वाटर इकोसिस्टम, तो दूसरा डीप वाटर इकोसिस्टम गहरे जल का पारितंत्र। तो मित्रों छिछले जल के पारितंत्र के कुछ वैसे भी क्षेत्र हैं जहां नदियां अपना स्वच्छ जल उड़ेलती हैं। नदियों के स्वच्छ जल उड़ेले जाने से वहां का जल स्वच्छ एवं लवणीय जल का मिश्रित रूप होता है, जिसे ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। एस्चुराइन इकोसिस्टम कहते हैं। एस्चुरी का पारितंत्र ज्वर नद मुख का पारितंत्र कहते हैं। ज्वर नद मुख का पारितंत्र भी मित्रों कोस्टल वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम कितने भागों में इसे मुख्य रूप से बांट रहे हैं? मुख्य रूप से मित्रों दो भागों में बांटेंगे। इसके जो अपवेलिंग रीजन्स है और सब कुछ है, इन्हें अलग से क्लास में पढ़ा जाता है मित्रों। इस फ्लो चार्ट के साथ ये सब हम नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो मित्रों, फिर से बात करते हैं। मैरीन इकोसिस्टम को दो भागों में बांटे, डीप वाटर एंड सैलो वाटर। जो सैलो वाटर इकोसिस्टम है वह सबसे रिच होगा, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी होगी, सर्वाधिक बायोमास प्राप्त होगा। और सैलो वाटर इकोसिस्टम के जो कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स में ही लैगून्स होंगे, बैक वाटर्स होंगे, एस्चुरीज होगी। तो लैगून्स, बैक वाटर्स, एस्चुरीज, इन सब के इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, जहां पर उपस्थित होंगे मित्रों मैंग्रोव वेजिटेशंस और जहां पर उपस्थित होंगे कोरल्स। मैंग्रोव वेजिटेशन और कोरल्स को लेकर मैं एक अलग क्लास आपके साथ डेडिकेट करने जा रहा हूं, और उसी में उनके कंजर्वेशन की विधियां भी बताऊंगा, उसके थ्रेट्स के इंपैक्ट भी पढ़ाऊंगा मित्रों। इस प्रकार से हमारा सागरीय पारितंत्र फिनिश हुआ। इसमें हमने देखो क्या किया है, जल्दी से एक मिनट में समझो। पारितंत्र को दो भागों में बांटा, इसके प्रकारों को, एक प्राकृतिक दूसरा कृत्रिम। पहले हमने कृत्रिम समझा, दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक पारितंत्र पुनः दो भागों में बटा, एक हो गया स्थलीय, दूसरा हो गया जलीय। स्थलीय को हमने तीन भागों में बांटा, वन पारितंत्र, घास मैदान का पारितंत्र तथा मरुभूमि का पारितंत्र। तो यहां पर देखो जलीय पारितंत्र को दो भागों में, स्वच्छ जल का पारितंत्र, तो दूसरा मित्रों सागरीय जल का पारितंत्र। स्वच्छ जल के पारितंत्र को पुनः दो भागों में, एक प्रवाहित जल का पारितंत्र लोटिक वाटर इकोसिस्टम, तो दूसरा स्थिर जल का पारितंत्र लेंटिक वाटर इकोसिस्टम। तो सागरीय जल क्षेत्र को दो भागों में बांटा, पहला
डीप वाटर इकोसिस्टम तो दूसरा सैलो वाटर इकोसिस्टम। सैलो वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत कोस्टल वाटर को भी लेंगे, जिसमें से लैगून, एस्चुरी, बैक वाटर्स इत्यादि को भी हम सम्मिलित करेंगे। इस तरह से मित्रों आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। कल की क्लास में हम बात करेंगे दो पारितंत्रों के मध्य के संक्रमणशील पेटी इकोटोन पर विस्तार से। दूसरी बात हम करेंगे यहां पर मैरीन इकोलॉजी पर। तो तीसरी बात हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इकोसिस्टम पर। तो चौथी बात हम करेंगे इकोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल पर। कल की क्लास में मित्रों हम 4 महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। ओके मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या है फिर से मैं बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप भेजते जाएंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, मैं चीजों को उस हिसाब से आपके अनुकूल बना दूंगा। ओके मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।